हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर हम आजम खान की बात करें तो वो साबिक वज़ीर आज़म के बड़े करीबी जाने जाते थे उनके दौरे हुकूमत में। अब उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है और उनका कहना है कि साइफर में कोई हकीकत नहीं है, जबकि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें दो पहलू ज़ेर गौर है। उसकी वजह काबिल गौर है। उसकी वजह यह है कि चंद दिन पहले से ही आजम खान गायब है मंजर आम से, और उनके वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं चल रहा था। और क्या वो पुलिस की कस्टडी में थे या किसी और की कस्टडी में थे, इस बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं था। और आप जानती हैं कि इस हवाले से कई दफा खबरें छप चुकी हैं। बिल्कुल। और इस तरह की किसी, जब उनकी कोई लीगल कस्टडी कहीं जाहिर ही नहीं है, तो फिर ऐसा बयान जो इलीगल कस्टडी में लिया गया हो या कस्टडी का अब तक हमें इल्म ना हो, तो उस बयान के ऊपर ही सवालिया निशान है कि वो 164 का हो या ना हो। सर, यासिर हुसैन के मुताबिक उन्होंने बयान मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। जी, मैजिस्ट्रेट के सामने एक लीगल कस्टडी में भी जाना होता है, या दूसरी बात यह है कि रज़ाकाराना तौर पर जाना होता है। तो उनका जहां तक लीगल कस्टडी का मामला है, वो तो भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। वो खुद गए हैं हो, ये भी हो सकता है, वो खुद गायब हो चुके हों, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल ये इस मामले में अभी हमें थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि वो जो फरमा रहे हैं, अगर वो ऐसा फरमा रहे हैं जैसा 164 के बयान में उन्होंने कहा है, अगर ऐसा है तो फिर हमें ये देखना होगा कि क्या जो साइफर था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर गढ़ंत बढ़ंत करके उसको बनाया गया था, तो फिर तो असद मजीद साहब भी इसके कसूरवार हैं, जिन्होंने इस साइबर को ओन किया। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, जिसके अंदर उस वक्त पाक फौज के सरबराह भी शामिल थे, यानी पाकिस्तान की डिफेंस जो कमेटी ऑन डिफेंस है, उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर डिमार्च इशू किया गया। और फिर एक दफा नहीं, दूसरी दफा जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ जिसमें बाकायदा तौर पर पहले वाले एलानिये की तौसीक की गई, और फिर बाद में वहां पर असद मजीद साहब को भी बुलाया गया और उनसे पूरी सूरत हाल सुनी गई। तो जब एक ही साइफर की 2 बार पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोरम से तस्दीक हो चुकी हो, उसकी तौसीक हो चुकी हो, तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो साइफर जो है वो जाली। अब वो साइफर का जो इस्तेमाल है, इसके ऊपर आप बेशक सवाल उठाते रहे, सवाल उठते रहने चाहिए कि अगर उस साइफर का इस्तेमाल क्या गलत किया गया या दुरुस्त किया गया, उसको नहीं करना चाहिए था या उसको करना चाहिए था। वो जो कुछ भी था वो आगे पॉलिटिकल रियलिटी की बातें हैं, जिसमें सबके ख्यालात और फिक्र में इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन जहां तक उस साइफर की एग्जिस्टेंस का ताल्लुक है, तो इस हवाले से तो कोई अबहाम मौजूद नहीं है। और 164 का बयान का आजम खान साहब दे भी दें, तो इससे उस हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, आपने बहुत अहम पॉइंट्स उठाए हैं। अगर हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनकी जानिब से तो बार बार कहा गया है अदालत को कि अदालत साइफर के मामले पे तहकीकात करे। और सर, तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग केस और अलकादी ट्रस्ट केस के हवाले से भी आजम खान को अब शामिल तफ्तीश किया जाएगा, और इस हवाले से भी उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आजम खान साहब एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने के नाते उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को और प्राइम मिनिस्टर को बताना होता है कि कानून और ज़ाब्ते क्या कहते हैं। अब अगर कहीं पे कानून और ज़ाब्ते खुद इन्होंने नहीं बताए, तो इसका मतलब है कि फिर तो ये भी कसूरवार है। और अगर ये ममनुआ फंडिंग के बारे में भी जानते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई तहरीक इंसाफ के कोई कारकुन थे जिन्हें इतनी हसास पोस्टिंग दी गई थी? तो ये एक बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसमें तो आजम खान साहब की अपनी जो यानी उनकी तो मालूमात तक रसाई ही नहीं थी, जहां तक मुझे पता है। पॉलिटिकल मामलात में उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन रही थी और जब का ये ममनुआ फंडिंग का केस है, उस वक्त तक तो इमरान खान साहब वजीर आजम भी नहीं थे, और आजम खान साहब पता नहीं कहाँ थे, या शायद कहीं एडिशनल सेक्रेटरी थे खैबर पख्तूनख्वा में। तो उनकी ऐसी मालूमात तक तो रसाई हो ही नहीं सकती। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक फैशन है कि जब कभी इस तरह का हो, ये पुरानी प्ले बुक है जो इसको हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर चल रहे हैं। और आपको इस ज़हन में होना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी मसूद महमूद को लाया गया था, और उन्होंने भी फिर इसी तरह की एक बाकायदा तौर पर जो अपनी 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया था, और उसके बाद वो मुझसे चले गए। तो ये और वादा माफ गवाह है, या ये अकॉम्प्लिस है, यानी या ये एहानत मुजरमाना के मुर्तकिब है, या ये सिर्फ वादा माफ गवाह बने हैं, ये क्या है? अभी यह महज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी ये सारी चीजें सामने आएंगी तो उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन मुझे अपेरेंटली ऐसे लगता है कि अगर हुकूमत इससे कोई सियासी फायदा उठाना चाहती है, तो खुद इस बयान के अंदर इतने खला हैं, जब ये सामने होगा तो फिर ज्यादा वजाहत बात की जा सकेगी। लेकिन
जो खबरें सामने आई हैं उनके दरमियान इतने बड़े बड़े खला हैं कि ये एक और साइफर जैसा स्कैंडल बन जाएगा। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि आजम खान के इस बयान को हुकूमत जो है वो सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है या कर रही है। अगर हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात करें तो क्या अब उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है? जिस आदमी के ऊपर 200 मुकदमे हों, जिनमें बगावत के मुकदमे भी शामिल हों, कत्ल के चार्जेस भी शामिल हों, दहशतगर्दी के मुकदमे भी शामिल हों, उसके बाद उसका खालिस्तन अज़दवाजी मामला भी अदालत में ज़ेर बहस आ रहा हो, उसकी अहलियत और ना अहलियत का सवाल ज़ेर गौर हो, और उसके बाद उसकी सारी पार्टी तितर बितर हो चुकी हो, उस पार्टी के अंदर से 2 पार्टियां निकल चुकी हों, और उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलबे को दबोचने के लिए कई पार्टियां मैदान में मौजूद हो, तो ऐसा आदमी तो पहले ही मुश्किल में होता है, उसकी मुश्किलात में कुछ ज्यादा इजाफा मुमकिन नहीं है। हबीब साहब, साइफर के हवाले से बहुत सी खबरें सामने आती रही हैं। जब ये साइफर वाला मामला उठा उसके बाद फिर जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, तब एक खबर ये भी सामने आई थी कि जब ये साइफर आया था तब जो साबिक आर्मी चीफ हैं वो खुद गए थे वज़ीर आज़म हाउस, वहाँ पर जाके इमरान खान साहब से बात की थी। चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा था कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर ये कहा गया चेयरमैन पीटीआई ने इसको इशू बना लिया गया। ये एक अलग डिबेट है कि वो इशू कितना बड़ा बना और उस पर जो है वो क्या सियासत खेली गई, किस तरह से जो है वो मामलात आगे चले। लेकिन क्या अब 164 के बयान के बाद ये तमाम चीजें भी उसमें कंसिडर नहीं होंगी? जो लोग शामिल होते रहे हैं, जिनके हवाले से खबरें आती रही हैं, क्या वो भी जवाबदेह नहीं होने चाहिए? एक तो बात यह है कि ये सियासी मामलात हैं और एक सियासतदान को एक वक्त में एक मसला छोटा नजर आता है और उसी वक्त वही मसला किसी दूसरे वक्त बड़ा नजर आ जाता है। ये राय का इख्तलाफ होता है, ये मुशावरत के बाद बात होती है, ये सब चीजें होती है। एक इमीडिएट रिएक्शन तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि जनाब अच्छा ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन बाद में जब उस पर गौर और फिक्र होता है, यही तो रियासती ढांचा होता है कि रियासती ढांचे में मामूली सी बात जो होती है बाज़ औक़ात उस पर गौर किया जाता है तो पता चलता है नहीं इस पर पूरी रियासत का रिएक्शन बनता है, उस पर रिस्पॉन्स देना बनता है, और बाज़ औक़ात बहुत बड़ी सी चीज़ हो जाती है लेकिन उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया जाता। ये पाकिस्तान के अंदर होने वाली पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तान की रियासत की अपनी पॉलिटिक्स हो जो इसने इंटरनेशनली करनी है, ये उसके अंदर तो मामला चलते रहते हैं। बाज़ औक़ात बड़ा सा बयान देकर उसको उससे आहिस्ता आहिस्ता रिट्रैक्ट कर दिया जाता है, ये बिल्कुल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, इसे पॉस्चरिंग कहते हैं। तो इसको एक इंसिडेंट के तौर पे पेश करना कि मैं वहां गया था तो उस वक्त तो उन्होंने ये कहा था कि ये तो बड़ा मामूली सा किस्सा है, तो फिर वो जो लाखों लोग वहां भी होते उस जलसे में जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा किस्सा है, तो आप किसकी बात मानेंगे? लिहाजा एक हमेशा जब इस तरह के इक़दाम होते हैं तो उनके ऊपर एक जो सियासतदान होता है उसकी सोच विचार के मुख्तलिफ मदारिज होते हैं। एक वक्तों से वो छोटी लग रही होती है लेकिन सोच विचार के बाद उसे लगता है कि ये बात बड़ी है। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा हिस्सा है जो अदालत में पड़ा हुआ है, और अदालत आज भी इसकी अदालत में जो तहकीक है वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की तरफ से उसकी दरखास्त गई हुई है स्पीकर की तरफ से, तो वो तहकीकात आज भी शुरू की जा सकती है।